मॉनसून भारत की रियल फाइनेंस मिनिस्टर है। आई रिपीट, मॉनसून भारत की रियल फाइनेंस मिनिस्टर है। जो एस्पिरेंट जियोग्राफी और हिस्ट्री के बीच के इनविजिबल थ्रेड को देख लेता है, वही कल का विजनरी पॉलिसी मेकर बनता है। खुद सोचो ना, आप किस तरह के पॉलिसी मेकर होंगे अगर आपको इंडिया की जियोग्राफी के बारे में पता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको पॉलिसीज फॉर्म करनी है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास स्ट्रेटेजिक और क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। अब दोस्तों, अगर मैं आप बोलूं कि जो हिस्ट्री आपको सिखाई गई है वो सिर्फ आधा सच है, आज हम हिस्ट्री का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। एक क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि हिस्ट्री सिर्फ रट्टा मारने का नाम है, बुक्स के पन्ने याद रखने का नाम है, बिना सोचे समझे कुछ भी लिख देने का नाम है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो रट्टा मार के हर साल 1000 नहीं 1 लाख से ज्यादा यूपीएससी टॉपर होते। फिर असली गेम चेंजर क्या है? अगर आप सच में हिस्ट्री को न्यू पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हो तो सुनो, ध्यान से सुनना। हार्वर्ड और आईवी लीग स्कॉलर्स केस स्टडीज करते हैं, मैकेंजी एंड बीसीजी के कंसल्टेंट्स फ्रेमवर्क बनाते हैं, आईएएस टॉपर्स पैटर्न्स डिकोड करते हैं। अब आप भी वही करोगे। हिस्ट्री एक बैटलफील्ड है, एक कॉर्पोरेट वॉर, एक स्टार्टअप एवोल्यूशन है। हम अब एंशिएंट एमबीए को सीखेंगे और जानेंगे अशोका का एम्पायर स्केलिंग स्ट्रेटजी क्या थी। मेडिवल कॉर्पोरेट रेट को एनालिसिस करेंगे और जानेंगे गौरी वर्सेस पृथ्वीराज का होस्टाइल टेक ओवर। मॉडर्न स्टार्टअप पिवट को सीखेंगे और जानेंगे कि कैसे हमारे नेशनलिस्ट ने ब्रिटिश एम्पायर को कैसे डिसरप्ट किया। हम हार्वर्ड स्टाइल में केस स्टडीज करेंगे। हम देखेंगे कि मौर्यन एम्पायर का सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या था, उनके रोड्स, उनके लॉजिस्टिक, उनकी एफिशिएंसी। हम देखेंगे कि विजयनगर एम्पायर की मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, उनकी फोर्टिफिकेशन, इकोनॉमी एंड वॉरफेयर स्ट्रेटजी। हम 1857 का फेल्ड आईपीओ देखेंगे। अगर तुम हिस्ट्री को इस एंगल से देखोगे तो यूपीएससी का पेपर एक बैटलफील्ड बन जाएगा और तुम उसके कमांडर। हम मैकेंजी, बीसीजी के फ्रेमवर्क सीखेंगे। जैसे हम गुप्ता एज को गोल्डन एज बोलते हैं, पर हम उससे गोल्डन एज क्यों बोलते हैं? हम उसकी इकोनॉमिक बूम एनालिसिस करेंगे। मान लो तुम एक इकोनॉमिस्ट हो और तुम्हें एक केस स्टडी मिली, गुप्ता एम्पायर। हर तरफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है, इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, सिल्क रूट एक्टिव है। ये बूम कैसे आया और ये सस्टेन कैसे रहा? इसमें क्या फ्रेमवर्क्स हो सकते हैं? जैसे फ्रेमवर्क नंबर 1, स्टेबल करेंसी सिस्टम, जिससे एक रोबस्ट इकोनॉमी बनी, डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूट थी, एफिशिएंसी ज्यादा थी। थर्ड, इंटरनेशनल ट्रेड एंड सॉफ्ट पावर, रोमन एम्पायर तक गुप्ता डायनेस्टी का इन्फ्लुएंस था। अगर तुम्हें इकोनॉमिक्स बूम्स और रिसेशन समझने हैं तो गुप्ता एज का केस स्टडी परफेक्ट है, क्योंकि यूपीएससी सिर्फ फैक्ट्स नहीं पूछता, वो लॉजिक और एनालिसिस मांग रहा है। हर चैप्टर को एक टाइम मशीन बनाएंगे, हर कंसेप्ट को एक चेस बोर्ड पे खेलेंगे, हर आंसर को एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह लिखेंगे। क्योंकि हिस्ट्री नहीं है रट्टा मारना, बल्कि पावर डिकोड करना है। फैक्ट्स याद करना नहीं है, बल्कि सिस्टम समझना है। हर इवेंट का एक्सरे करेंगे, हर स्ट्रेटेजी को डिकोड करेंगे, हर आंसर को विनिंग मोमेंट बनाएंगे। क्या आप तैयार हैं? क्या आप हिस्ट्री के शर्लक होम्स बनना चाहते हैं? क्या आप सच में तैयार हैं? अगर हाँ तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रो की वीडियो को देख के आपको ये तो पता लग गया होगा कि ये हिस्ट्री का वो लेक्चर नहीं है जहाँ हम ट्रेडिशनल वे में हिस्ट्री को पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल वे से मेरा मतलब है कि रट्टा मार के, डेट्स याद करके, किंग्स के नाम याद करके, वॉर्स का टाइम याद करके नहीं। हम इस तरह से हिस्ट्री को नहीं पढ़ेंगे। हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे इन्वेस्टिगेट करके। हमें हर इवेंट का रूट कॉज पता होना चाहिए। हम हर इवेंट को जानेंगे कि क्यों, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट। हम केस स्टडी से हिस्ट्री को पढ़ेंगे। हम नए नए फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे, जैसे मैकेंजी, बीसीजी के कंसल्टेंट यूज़ करते हैं। हम डॉट्स को कनेक्ट करेंगे ताकि हमें पता लग सके कि एग्जैक्टली हिस्ट्री में हुआ क्या था, जो पर्टिकुलर इवेंट हुआ था उसके पीछे क्या रीज़न थे, और वो आज करंट टाइम में, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो, जिनको लगता है कि हिस्ट्री बड़ी बोरिंग है, जिनको लगता है कि हिस्ट्री सिर्फ याद करने का सब्जेक्ट है,
जिनको लगता है कि हिस्ट्री का कोई फ़ायदा नहीं है, हिस्ट्री का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और लाइक कर सकते हो, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस वीडियो के बाद। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो हिस्ट्री पढ़ने के हमारे सोर्सेज है वो मेनली दो ही सोर्सेज है। फर्स्ट है तमिलनाडु बोर्ड की ओल्ड एनसीईआरटी और सेकंड है स्पेक्ट्रम। मेरा मेनली फोकस रहेगा तमिलनाडु की ओल्ड एनसीईआरटी पर। ओके, तो जो फर्स्ट चैप्टर है तमिलनाडु एनसीईआरटी का वो है इंडिया जियोग्राफिकल फीचर एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हिस्ट्री, एंड दीज आर योर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थ्रू दिस चैप्टर। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे है, वाई अंडरस्टैंडिंग इंडिया जियोग्राफी इज क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग इट्स हिस्ट्री। हमें क्यों भारत की ज्योग्राफी के बारे में पता होना चाहिए? ये तो हिस्ट्री का लेक्चर है, हम क्यों ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं? खुद सोचो, एनसीईआरटी ने फर्स्ट चैप्टर यही क्यों दिया? वो कुछ और भी दे सकते थे, पर क्यों? उन्होंने इकोनॉमी क्यों नहीं दिया? उन्होंने पॉलिटी क्यों नहीं दिया? उन्होंने साइंस का या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का चैप्टर क्यों नहीं दिया? पहला ज्योग्राफी का ही क्यों दिया? इसके पीछे लॉजिक है। ऐसे ही नहीं उन्होंने रैंडमली टॉस किया, हेड और टेल देखते हैं क्या आता है। नहीं, ज्योग्राफी सिर्फ एक जगह का मैप नहीं बल्कि एक सिविलाइजेशन का ब्लूप्रिंट होता है। ये हमारे सोचने, खाने, पीने, कपड़े, बिलीफ सिस्टम और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तक को इन्फ्लुएंस करता है। खुद सोच के देखो यार, इतिहास सिर्फ घटनाओं का सिलसिला नहीं होता बल्कि वो किस जगह और किस समय पर घटित हुआ है ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। भारत की हिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले उसकी फिजिकल ज्योग्राफी को देखना पड़ेगा। अगर हम इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी को देखें तो हम उसको 3 जियोग्राफिकल फीचर्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हिमालयाज, सेकंड है इंडो गंगा प्लेन, थर्ड है पेनिनसुलर प्लेटू। अगर हम हिमालयस की बात करें तो वो एक नेचुरल बैरियर है जो इन्वेजन्स और क्लाइमेट दोनों को इम्पैक्ट करता है। ये भारत की डिफेंसिव स्ट्रेटजी और मॉनसून साइकिल का बैकबोन है। जर्नल के सुंदर जी ने कहा था, हिमालयन फ्रंटियर भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। खुद सोच के देखो यार, ऑल्दो हम इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये जस्ट ओवरव्यू है। सेकेंड डिवीजन है इंडो गंगा प्लेन, भारत की सबसे फर्टाइल और पॉलिटिकल एक्टिव रीजन जो एग्रीकल्चर और गवर्नेंस के लिए क्रिटिकल है। जो इंडिया का सबसे पॉपुलेटेड डेंस एरिया है ना, वो कौन सा है? इंडो गंगा प्लेन। कौन कौन सी स्टेट आती है इसमें? पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है? यहीं पे है। क्यों है? बिकॉज ऑफ फर्टाइल लैंड। सदियों से यहीं पे बनती आ रही है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी। डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने इस रीजन के मॉनसून इम्पैक्ट पर कहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप अपने आंसर राइटिंग में भी लिख सकते हो। मॉनसून भारत की रियल फाइनेंस मिनिस्टर है। आई रिपीट, मॉनसून भारत की रियल फाइनेंस मिनिस्टर है। सोचो कितनी बड़ी बात बोली उन्होंने। थर्ड डिवीजन है पेनिनसुलर प्लेटू, भारत की एंशिएंट सिविलाइजेशंस, मरीन टाइम ट्रेड और कल्चर डेवलपमेंट का सेंटर। हम आगे देखेंगे इस लेक्चर में तो नहीं, पर अगले आने वाले लेक्चरों में, कि क्यों पेनिनसुलर प्लेटू को, मतलब साउथ इंडिया को, एंशिएंट सिविलाइजेशन बोला जाता है। व्हाट आर द फैक्टर्स? ऐसा क्या था जिसके कारण इंडिया का जो मेन कल्चर है वो वहां पे प्रिजर्व रहा? और कौटिल्य ने ओशियानिक ट्रेड पर जोर दिया था अपनी बुक में। उन्होंने, समुंदर होता है वो समृद्धि का द्वार होता है। द सी इज द गेटवे ऑफ
प्रोस्पेरिटी। तो ये जो 3 जियोग्राफिकल रीजन है, ये सिर्फ नेचुरल फीचर्स नहीं है, बल्कि भारत की पॉलिटिकल हिस्ट्री, इकोनॉमी और फॉरेन इन्वेजन को शेप करने में एक मेजर रोल प्ले करता है। जियोग्राफी और हिस्ट्री आपस में इंटरकनेक्टेड है, और इनका इंटरकनेक्शन समझना एनालिटिकल थिंकिंग को शार्पन करता है, जो यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए एक एसेंशियल थिंग है। एस जयशंकर, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, वो बोलते हैं कि जियोपॉलिटिक्स और जियोग्राफी इंटरकनेक्टेड है। आई रिपीट, जियोपॉलिटिक्स और जियोग्राफी इंटरकनेक्टेड है। भारत की फॉरेन पॉलिसी का बेस ही ये है कि हम अपनी यूनिक लोकेशन का स्ट्रेटेजिक एडवांटेज कैसे ले सकते हैं। कितनी बड़ी बात बोली उन्होंने। शिव शंकर मेनन, जो हमारे फॉर्मर एनएससी भी रह चुके हैं, उन्होंने भी हाईलाइट किया है कि भारत की ज्योग्राफी सिर्फ उसका भूगोल नहीं है, बल्कि उसकी किस्मत लिखने वाला ही एक इनविजिबल हैंड है। चाहे वो चाइना के साथ हिमालयन टेंशन हो, या फिर इंडो पैसिफिक में स्ट्रेटेजिक मूव्स, या ओशन के जरिए दुनिया से जुड़ने की ताकत, ये लैंड और ओशन ही उसका फ्यूचर डिजाइन कर रहे हैं। सरदार पटेल ने भी एक बार कहा था, एक मजबूत भारत तभी संभव है जब हम अपने जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन का पूरा फायदा उठाएं और नेशनल यूनिटी बनाए रखें। तो अगर आप सीरियस वाले यूपीएससी एस्पिरेंट हो ना, तो जियोग्राफी और हिस्ट्री का इंटरलिंक समझना आपके एनालिसिस और आंसर राइटिंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा, क्योंकि ये दोनों सिर्फ पास्ट को नहीं, बल्कि फ्यूचर को भी डिफाइन करते हैं। क्योंकि जियोग्राफी सिर्फ मैप्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक इनविजिबल फोर्स है जो सिविलाइजेशन को उठाती भी है और गिराती भी है। हिस्ट्री वो नहीं होती जो लिखी गई हो, वो तो होती है, पर वही नहीं होती जो लिखी गई हो, बल्कि जो टेरेन, क्लाइमेट और नेचुरल बैरियर्स ने लिखने पर मजबूर किया। ये एक एग्जिस्टेंशियल रियलिटी है। जो एस्पिरेंट जियोग्राफी और हिस्ट्री के बीच के इनविजिबल थ्रेड को देख लेता है, वही कल का विजनरी पॉलिसी मेकर बनता है। खुद सोचो ना, आप किस तरह के पॉलिसी मेकर होंगे अगर आपको इंडिया की जियोग्राफी के बारे में पता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको पॉलिसीज फॉर्म करनी है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास स्ट्रेटेजिक और क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। आप क्रिटिकल थिंकिंग के बादशाह होने चाहिए, क्योंकि आपकी एक पॉलिसी 1.5 बिलियन पीपल को इम्पैक्ट करेगी। तो अगर आप रट्टा मार के जाओगे, मुझे नहीं लगता आपका सिलेक्शन होगा। अगर बाई चांस, बाई लक, लाखों में से एक बंदे का सिलेक्शन हो भी जाता है, तो क्या करेगा जाके वो? क्योंकि वहाँ पे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आएंगी, और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे अगर आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग ही नहीं है? तो आज हम क्रिटिकल वे में देखेंगे 5 इंपॉर्टेंट वेज जिसमें भारत की जियोग्राफी ने उसकी हिस्ट्री को कैसे शेप किया। 5 तरीके देखेंगे कि भारत की जियोग्राफी ने उसकी हिस्ट्री को कैसे इन्फ्लुएंस किया या शेप किया। पहला है हमारा नेचुरल बैरियर, सेकंड है रिवर्स, थर्ड है जियोग्राफी और पॉलिटिकल बाउंड्रीज, फोर्थ है मरीन टाइम, ट्रेड एंड इकोनॉमी, फिफ्थ है क्लाइमेट एंड एग्रीकल्चर। ये 5 चीजों को देखेंगे कि कैसे इन्होंने भारत की हिस्ट्री को शेप किया। तो जो पहला है वो है नेचुरल बैरियर। नेचुरल बैरियर से मेरे बोलने का मतलब क्या है? जब मैं नेचुरल बैरियर बोल रहा हूँ तो मेरे बोलने का क्या मतलब है? खुद देखो यार, इंडिया का मैप देखो आप। अगर आप इंडिया के मैप में नॉर्थ में देखोगे तो वहाँ पे क्या है? हिमालयाज। साउथ में देखोगे तो वहाँ पे क्या है? ओशन। तो या ये एक तरह का नेचुरल बैरियर नहीं हुआ? चलो, आज तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है जिसके कारण अब आराम से दूसरे देशों की फोर्सेस यहाँ पे आ सकती है, पर हजारों साल पहले ऐसे नहीं होता था। वास्को डी गामा से पहले की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं।
तो हमारा समुंदर और हमारे हिमालयास कैसे नेचुरल बैरियर की तरह एक्ट करते थे वो हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालयास की। ये भारत की एक नेचुरल वॉल है, क्योंकि हिमालय सिर्फ एक माउंटेन रेंज नहीं बल्कि भारत की सबसे बड़ी रक्षा रेखा है। ये चाइना और सेंट्रल एशिया से डायरेक्ट लैंड इन्वेजन को रोकता है। इसका सबसे बड़ा प्रूफ पता है क्या है हमारे पास हिस्ट्री में? मंगोल्स, जंगीज खान, पूरी दुनिया फतेह कर ली उस बंदे ने। चाइना तक पर ही कब्जा कर लिया उसने, लेकिन इंडिया नहीं आ पाया। तिब्बतन प्लेटू एंड हार्श क्लाइमेट ने एक नेचुरल बफर क्रिएट किया, तो वो नहीं आ पाया। अगर हम मॉडर्न जियो पॉलिटिकल एंगल देखें, आज भी इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन रहती है, जैसे डोकलाम, गलवान, अरुणाचल प्रदेश। और इसी को, ताकि आगे हम ऐसी जो चुनौतियां हमारे सामने चाइना रखेगा उसका सामना करते रहे, तो बीआरओ ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं? अटल टनल, जोजिला पास, अरुणाचल हाईवेज, जो सिक्योरिटी और एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाता है। तो जो हिमालयाज है वो सिर्फ एक माउंटेन नहीं, ये भारत की इतिहास का पहला सोल्जर है। क्योंकि हमें डायरेक्ट लड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि लोग आ ही नहीं पाते इधर। अगर आप खाइबर एंड बोलन पास को देखें, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे खाइबर एंड बोलन पास, वो भारत का गेटवे है। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले इन्वेजन रूट्स है। जिसको भी जब भी नॉर्थ वेस्ट से इंडिया पे अटैक करना होता था ना, वो यही रास्ता चुनता था। हमारे पास एग्जाम्पल क्या है इसके? एग्जाम्पल है अलेक्जेंडर ग्रेट 326 बीसी में। हम बीसीई की बात कर रहे हैं, बिफोर कॉमन एरा की, मतलब नियर अबाउट 2300-2400 साल पहले की बात कर रहे हैं हम। अलेक्जेंडर ने जब भारत पर अटैक किया तो उसने खाइबर पास के जरिए भारत में प्रवेश किया। ये पास जो आज के पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर है, एक नेचुरल गेटवे था जो भारत के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को वनरेबल बनाता था। उसका सामना पोरस से हुआ और दोनों में युद्ध हुआ, कोई हारा कोई जीता। तो जो ये खाइबर एंड बोलन पास है ना, वो गेट पे है इंडिया के ऊपर। और क्या हमारे पास एग्जांपल है? हमारे पास एग्जांपल है कुषाण एंड हुन्स की है, जो 1st to 5th सेंचुरी तक थे। उसके बाद मोहम्मद गजनी की है 11th सेंचुरी में, उसने भी इधर इंडिया पे अटैक किया इसी से, खाइबर एंड बोलन पास से। उसके बाद गौरी और बाबर है जो 12th और 16th सेंचुरी में हुआ। तो ये सभी एग्जांपल ये बताती है कि जियोग्राफी कोई पैसिव बैकड्रॉप नहीं है, बल्कि हिस्ट्री का एक्टिव शेपर होती है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हमेशा से भारत की सिक्योरिटी का सबसे वीक और एक्टिव जोन रहा है। अगर मान लो यहां से कोई पास नहीं ना होता, तो इंडिया आज 100% अलग देश होता, जो कि आज है। हमारे जो आज का हमारा कल्चर है, आज की हमारी थिंकिंग है, आज का हमारा लाइफस्टाइल है, वो बिल्कुल चेंज होता अगर ये खाइबर एंड बोलन पास ना होता। जितना मुझे ऐसा लगता है कि जितना इम्पैक्ट आज एआई का है ना सोसाइटी पे, उतना ही खाइबर एंड बोलन पास का इम्पैक्ट है इंडिया की कल्चर के ऊपर। जो भी भारत के ऊपर राज करना चाहता था, उसको पहले इन्हीं घाटियों से गुजरना पड़ता था। अगर हम आज का सिनेरियो भी देखें तो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर टेंशन भारत की सिक्योरिटी पॉलिसीज को इफेक्ट करते हैं। जैसे अफगानिस्तान ने तालिबान में टेक ओवर किया जब यूएसए वहां से छोड़ के चला गया 2021 में, तो इसने भारत की सिक्योरिटी पॉलिसी को इम्पैक्ट किया, क्योंकि खाइबर पास से इलीगल आर्म और टेररिज्म आता है। तो ये था खाइबर एंड बोलन पास। थर्ड है इंडियन ओशन।
भारत की हिडन पावर इसको बोला जा सकता है, क्योंकि हमने अच्छे से अभी तक भी अपनी जो ओशनिक पावर है उसको अच्छे से यूज़ नहीं किया। एक ज़माने में भारत दुनिया का सबसे बड़ा मरीन टाइम ट्रेड हब था। अरब, पुर्तगीज, डच और ब्रिटिशर ट्रेड यहाँ से ही करते थे। बाद में हमें पता है कि हम कॉलोनाइज्ड हुए और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने एक स्ट्रेटजी के साथ हमारे उस ट्रेड को, उस इन्फ्लुएंस को ख़त्म किया। तो हज़ारों साल पहले जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, शिप बिल्डिंग इतनी एडवांस नहीं थी, तो ये एक तरह का बैरियर एक्ट करता था। लोग इंडिया में आ नहीं पाते थे, इंडिया के ऊपर अटैक नहीं कर पाते थे समुद्र से। तो इसने भी काफ़ी इन्फ्लुएंस, काफ़ी इम्पैक्ट डाला है इंडिया की हिस्ट्री पर। अगर सोचे नीचे समुंदर ना होते तो आज केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वैसे नहीं दिखते जैसे आज दिखते हैं। तो ये तो था फर्स्ट, हिमालयाज। अब सेकंड है रिवर्स। हिमालयस और साउदर्न, मतलब कि हमने हिमालयस और ओशन डिस्कस कर लिया, अब आ गया है रिवर्स। आपने सोचा है कभी कि एक देश की कहानी कहाँ से शुरू होती है? किसी राजा के साथ? नहीं। किसी युद्ध की जीत के साथ? नहीं। वो शुरू होती है पानी की एक बहती धार से, जिसे हम नदी कहते हैं। और भारत की नदियाँ, उन्होंने तो पूरा इतिहास छोड़ा है अपने पीछे, अपने किनारों पर। जो सबसे पहली जो नदी है वो है इंडस और गंगा। भारत की सिविलाइजेशन मम्मी है ये, भारत की सिविलाइजेशन की माता बोल सकते हैं हम इसे। सबसे पहले बात करते हैं इंडस और गंगा की। ये दोनों सिर्फ नदियाँ नहीं, ये भारत की पहली सांस है। इंडस रिवर, जिसको हम सिंधु भी बोलते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे एडवांस सिटी यहीं पे इसी के किनारे बनी थी। उन्होंने ग्रिड सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, ग्रेनरीज 2500 BC में बनाई थी, मतलब 4500 साल पहले। यार वो भी जमाना था जब लंदन जंगल था और हड़प्पा एक वेल प्लान टाउन था। गंगा रिवर, गंगर गंगा जमुना दोआब बना मौर्य, गुप्ता, मुगल एम्पायर्स का एक इकोनॉमिक और कल्चरल बेस। नालंदा, पाटलिपुत्र, प्रयाग, ये सब यहीं थे। गंगा आज भी 500 प्लस मिलियन लोगों को डायरेक्टली फीड करती है। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, एक माँ है, एक संस्कृति है, एक इकोनॉमी है। और उसके बाद आती है पंजाब की 5 नदियाँ। पंजाब मतलब पंजाब का नाम ही 5 नदियों से पड़ा है। यहाँ पे जन्म होता है वॉरियर कल्चर का बर्थ प्लेस है ये। यहाँ 5 नदियों ने एक ऐसी धरती बनाई जहाँ जहाँ खेती भी होती है और जंग भी। ब्यास, रावी, सतलुज, चेनाब, झेलम मिलके बनाते हैं पंजाब। अलेक्जेंडर ने झेलम पार की थी, बाबर ने यहीं से एंट्री ली, महाराजा रणजीत सिंह ने यहीं सिख एम्पायर खड़ा किया था। और ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 में पंजाब में स्टार्ट हुआ था। पंजाब के पानी ने अनाज दिया और उसी पानी ने तलवार भी उठाई। आज अगर हम देखें तो काफ़ी सारे डिस्प्यूट है इन नदियों के पीछे। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तो है ही है, इंटरस्टेट डिस्प्यूट भी काफ़ी है इसके कारण। पंजाब और हरियाणा के बीच, पंजाब और हिमाचल के बीच। अगर हम साउथ की नदियों की बात करें तो दक्षिण भारत की नदियाँ, उन्होंने सिर्फ जमाने को नहीं, भाषा, कला और समृद्धि को भी जन्म दिया। गोदावरी, दक्षिण गंगा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का लाइफलाइन है। सतवाहन के समय इंडो रोमन ट्रेड इसी रिवर के पोर्ट से होता था। कृष्णा, जो कृष्णा रिवर है वो विजयनगर एम्पायर का इकोनॉमिक फ्यूल है, मतलब था। एक साइड बुद्धिस्ट कल्चर, दूसरी साइड इंजीनियरिंग मार्वल्स लाइक कैनाल्स। कावेरी रिवर, तमिल प्राइड, कर्नाटका नीड। चोलास ने
कावेरी के डेल्टा में एक कल्चरल किंगडम बनाया। टेम्पल्स लाइक श्रीरंगम उसी के किनारे बने हैं। इसके पीछे भी डिस्प्यूट है, लाइक कावेरी वाटर डिब्यूज 1892 से चला है यार, ये आज भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है। मतलब 1892, 1992, अब 2025 आ गया, मतलब नियर अबाउट 140 ईयर से भी ज्यादा। ये नदियां सिर्फ पानी नहीं, पॉलिटिकल पावर बन चुकी है, और पता नहीं ये डिस्प्यूट्स कम खत्म होंगे। तो जो रिवर्स है उनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी सिविलाइजेशन के लिए, क्योंकि सिविलाइजेशन नदी के किनारे ही पनपती है। तो सेकंड थी हमारी रिवर्स, थर्ड है जियोग्राफी और पॉलिटिकल बाउंड्रीज। डेक्कन प्लेटू एक एलिवेटेड हार्ड रॉक रीजन है जो हिमालयस के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल बैरियर माना जाता है। ये प्लेटू विंध्या और सतपुरा रेंजेस से स्टार्ट होता है और साउथ इंडिया तक स्ट्रेच करता है। इसने हिस्टोरिकली नॉर्थ और साउथ इंडिया को अलग अलग पॉलिटिकल और कल्चरल आइडेंटिटी दी। तो आप खुद देखो ना, जो हमारी स्टेट्स डिवाइड हुई है वो किस बेस पे डिवाइड हुई है? मोस्टली कल्चर और लैंग्वेज के बीच बीच में। और वो कल्चर और लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस कौन करता है? ज्योग्राफी। उसके बाद आता है मरीन टाइम ट्रेड। हजारों सालों से, जब से इंडिया सिविलाइजेशन का जन्म हुआ है, उन्होंने मरीन टाइम ट्रेड किया है। और मरीन टाइम ट्रेड कैसे किया उन्होंने? बिकॉज ऑफ द ओशंस। इंडिया के जो ब्लैक पीपर है उसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता था, जिसके कारण वास्को डी गामा इंडिया में आया। फिफ्थ पॉइंट था क्लाइमेट एंड एग्रीकल्चर। क्लाइमेट, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बोला था कि रियल फाइनेंस मिनिस्टर है, और एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर किसी भी कंट्री की बैकबोन होती है, और इंडिया को तो सबसे जो ज़्यादा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है वो है इंडो गंगा प्लेन की। सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड है, मतलब ये वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लैंड ऑन अर्थ अगर कोई है तो वो है। अगर टॉप 5 लैंड्स की बात करें तो टॉप 5 में आती है इंडो गंगा प्लेन पूरी अर्थ के ऊपर। इतने ब्लेस्ड हैं हम। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें इन पांचों पार्ट को, तो हम बोल सकते हैं जो भारत की ज्योग्राफी है हर युग में उसकी हिस्ट्री को शेप करती आ रही है। अगर हम ज्योग्राफी को समझ ले तो हम भारत के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, कल्चर डाइवर्सिटी और पॉलिटिकल डिसीजन को बेटर एनालाइज कर सकते हैं। ये पर ये यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए जानना जरूरी क्यों है? क्यों हम अपनी ज्योग्राफी के बारे में जानें? ज्योग्राफी और हिस्ट्री का इंटरकनेक्शन। ज्योग्राफी और हिस्ट्री का इंटरकनेक्शन समझना एनालिटिक थिंकिंग को शार्पन करता है, जो यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए बहुत क्रिटिकल है। अगर हमें भारत की स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग को समझना है तो हमें जियोग्राफी और हिस्ट्री के बीच में इंटरकनेक्शन समझना पड़ेगा। जैसे चाणक्य ने कहा था, स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियोग्राफी इज द फाउंडेशन ऑफ ए स्टेट स्टेबिलिटी। तो अगर आपको जियोग्राफी की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और ऑल्दो हमने जियोग्राफी कवर कर ली है, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको जियोग्राफी एक नए एंगल से, एक नए पर्सपेक्टिव से समझनी है तो जाके आप समझ सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि ज्योग्राफी हिस्ट्री की बैकबोन है।